कुलाक्स सोवियत इज्तिमाई मलकियत की तारीख में थोड़ा गहराई में जाना काबिल कदर है, क्योंकि ये एक ऐसा सानहा था जो इंसानी तारीख की साबिका आफात जैसे यूरोपीय चुड़ैलों के शिकार का जुनून से कुछ मुशाबहत रखता है, और साथ ही 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और बज़ाहिर साइंसी डेटा पर उसके एतमाद से पैदा होने वाले सबसे बड़े खतरात की पेशगोई भी करता है। जब फार्मिंग को इज्तिमाई बनाने की उनकी कोशिशों को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और इक्तिसादी तबाही हुई, तो मॉस्को के ब्यूरोक्रेट्स और मैथ मेकर्स ने क्रामर की किताब हैमर ऑफ द विचेस से एक सबक हासिल किया। मैं ये जाहिर नहीं करना चाहता कि सोवियतों ने वाकई ये किताब पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने भी एक आलमी साजिश ईजाद की और दुश्मनों की एक ऐसी पूरी गैर मौजूद कसम बनाई। 1930 की दिहाई में सोवियत हुक्काम ने सोवियत मईशत को मुतासर करने वाली आफात का इल्जाम बार बार एक काउंटर रिवोल्यूशनरी ग्रोह पर लगाया, जिसके मरकजी एजेंट कुलाक्स या सरमायादार किसान कैपिटलिस्ट फार्मर्स थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे करामर के तखय्युल में शैतान की खिदमत करने वाली चुड़ैलों ने फसलों को तबाह करने वाले ओले बरसाए। इसी तरह स्टालिन के तखय्युल में आलमी सरमायादारी के ज़ेरे असर कुलाकों ने सोवियत मईशत को सबोताज किया। नजरियाती तौर पर कुलाक एक मारूजी समाजी व इक्तिसादी जुमरा ऑब्जेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी थे, जिनकी तारीफ जायदाद, आमदनी, सरमाया और उजरत जैसी चीजों के तजर्बाती डेटा एम्पिरिकल डेटा का तज्जिया करके की जाती थी। सोवियत हुक्काम मुबैना तौर पर चीजों को गिनकर कुलाकों की शनाख्त कर सकते थे। अगर किसी गांव में ज्यादातर लोगों के पास सिर्फ एक गाय थी, तो चंद खानदान जिनके पास 3 गायें थीं, उन्हें कुलाक समझा जाता था। अगर किसी गांव में ज्यादातर लोग कोई मजदूर नहीं रखते थे, लेकिन एक खानदान फसल की कटाई के दौरान 2 मजदूर रखता था, तो ये एक कुलाक खानदान था। कुलाक होने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि आपके पास एक खास मिकदार में जायदाद थी, बल्कि ये भी था कि आपके पास कुछ खास शख्सी खुसूसियात थीं। मुबैना तौर पर नाकाबिले तरदीद मार्क्सिस्ट नजरिए के मुताबिक लोगों की मादी हालात उनके समाजी और रूहानी किरदार का तयन करती थीं। चूंकि कुलाक मुबैना तौर पर सरमायादाराना इस्तेहसाल में मुलव्विस थे, इसलिए ये एक साइंसी हकीकत थी मार्क्सिस्ट सोच के मुताबिक कि वो लालची, खुदगर्ज और नाकाबिले एतबार थे, और उनके बच्चे भी ऐसे ही थे। किसी के कुलाक होने का पता चलना बज़ाहिर उनकी बुनियादी फितरत के बारे में कुछ गहरा इंकिशाफ करता था। 27 दिसंबर 1929 को स्टालिन ने ऐलान किया कि सोवियत रियासत को कुलाकों को एक तबके के तौर पर खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, और फौरी तौर पर पार्टी और खुफिया पुलिस को इस बड़े और हलाकत खेज मकसद को हासिल करने के लिए मुतहर्रिक किया। इब्तदाई जदीद यूरोपीय चुड़ैलों के शिकारी मुतलकुल अनान मुआशरों में काम करते थे, जहां जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कमी थी, इसलिए उन्हें 50,000 मुबैना चुड़ैलों को मारने में 3 सदियां लगीं। इसके बरक्स सोवियत कुलाक शिकारी एक मुतलकुल अनान मुआशरे में काम कर रहे थे, जहां टेलीग्राफ ट्रेनें, टेलीफोन और रेडियो जैसी टेक्नोलॉजीज दस्तयाब थीं। नीज एक वसी ब्यूरोक्रेसी भी थी। उन्होंने फैसला किया कि लाखों कुलाकों को खत्म करने के लिए 2 साल काफी होंगे। सोवियत हुक्काम ने सबसे पहले ये अंदाजा लगाना शुरू किया कि यूएसएसआर में कितने कुलाक होने चाहिए। मौजूदा डेटा जैसे टैक्स रिकॉर्ड्स, रोजगार के रिकॉर्ड्स और 1926 की सोवियत मर्दमशुमारी की बुनियाद पर उन्होंने फैसला किया कि कुलाक देही आबादी का 3 से 5% थे। 30 जनवरी 1930 को स्टालिन की तकरीर के सिर्फ 1 माह बाद पोलिट ब्यूरो के एक हुक्मनामे ने उसके मुबहम विजन को एक ज्यादा तफसीली लायहा अमल में तब्दील कर दिया। इस हुक्मनामे में हर बड़े ज़री इलाके में कुलाकों को खत्म करने के लिए हदफ के आदादो शुमार शामिल थे। फिर इलाकाई हुक्काम ने अपनी दायरा इख्तियार में हर काउंटी में कुलाकों की तादाद का अपना अंदाजा लगाया। बिलाखिर देही सोवियतों, मकामी इंतजामी यूनिट्स, जिनमें आम तौर पर चंद गांव शामिल होते थे, को मखसूस कोटे तफवीज किए गए। अक्सर मकामी हुक्काम अपनी सरगर्मी दिखाने के लिए रास्ते में आदादो शुमार को बढ़ा देते थे। हर देही सोवियत को फिर अपने दायरा इख्तियार में आने वाले गांव में कुलाक घरानों की मुकर्ररा तादाद की शनाख्त करनी होती थी। उन लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया और जिस इंतजामी जुमरे से वो ताल्लुक रखते थे उन्हें कहीं और बसाया गया, हिरासती कैंपों में कैद किया गया या मौत की सजा दी गई। सोवियत हुक्काम बिल्कुल कैसे बताते थे कि कौन कुलाक था। बाज गांवों में मकामी पार्टी मेंबरान ने मारूजी पैमानों जैसे कि उनकी मिल्कियत की मिकदार के जरिए कुलाकों की शनाख्त के लिए बाज़मीर कोशिश की।
अक्सर सबसे ज्यादा मेहनती और मौसर किसानों को बदनाम किया गया और बेदखल कर दिया गया। बाज़ गांव में मकामी कम्युनिस्टों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने जाती दुश्मनों से छुटकारा पाया। बाज़ गांव में कोलाक किसको समझा जाएगा, इस पर सिर्फ कुरानदाजी की गई। दीगर गांव में इस मामले पर वोट देने के लिए कम्युनल मीटिंग्स मुनक्किद की गई और अक्सर तन्हा किसानों, बेवाओं, बूढ़े लोगों और दीगर काबिल खर्च बिल्कुल वही किस्म के लोग जो इब्तिदाई जदीद यूरोप में चुड़ीले कहलाने के सबसे ज्यादा इम्कान रखते थे को चुना गया। इस सारे ऑपरेशन की मुज़हिका खेजी साइबेरिया के कुर्गन इलाके से ताल्लुक रखने वाले स्ट्रिलेट्स्की खानदान के मामले में जाहिर होती है। डिमित्री स्ट्रिलेट्स्की, जो इस वक्त एक नौजवान था, ने कई साल बाद याद किया कि कैसे उसके खानदान को कुलाक करार दिया गया और उसे खत्म करने के लिए मुंतखब किया गया। सरकूफ, गांव सोवियत का चेयरमैन जिसने हमें जलावतन किया, ने वजाहत की, मुझे जिलाई पार्टी कमेटी से 17 कोलाक खानदानों को जलावतन करने का हुक्म मिला है। मैंने गरीबों की एक कमेटी बनाई और हमने रात भर खानदानों का इंतखाब करने के लिए बैठे रहे। गांव में कोई भी इतना अमीर नहीं है कि वो उसके लिए अहल हो और ज्यादा बूढ़े लोग भी नहीं है, तो हमने सिर्फ 17 खानदानों को चुन लिया। आपका इंतखाब हो गया है, बराहे करम उसे जाती तौर पर ना लें। मैं और क्या कर सकता था? अगर किसी ने इस निजाम के जुनून पर एतराज करने की हिम्मत की तो उन्हें फौरी तौर पर कोलॉक और काउंटर रिवोल्यूशनरी करार दिया जाता और खुद ही खत्म कर दिया जाता। 1933 तक तकरीबन 50 लाख कोलाकों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। 30,000 तक घरानों के सरबराहों को गोली मार दी गई। ज्यादा खुशकिस्मत मुतासिरीन को उनके आबाई जिला में दोबारा बसाया गया या बड़े शहरों में खाना बदोश मजदूर बन गए, जबकि तकरीबन 20 लाख को या तो दूर दराज नागवार इलाकों में जलावतन कर दिया गया या लेबर कैंप्स में रियासती गुलामों के तौर पर कैद कर दिया गया। मुताद्दिद अहम और बदनाम जमाना रियासती मंसूबे जैसे व्हाइट सी कैनाल की तामीर और आर्कटिक इलाकों में कानों की तरक्की लाखों कैदियों की मेहनत से मुकम्मल किए गए, जिनमें से बहुत से कोलाक थे। ये इंसानी तारीख में गुलामी की सबसे तेज और बड़ी मुहिम्मात में से एक थी। एक बार कोलाक करार दिए जाने के बाद कोई शख्स इस बदनामी से छुटकारा नहीं पा सकता था। सरकारी एजेंसियां, पार्टी इदारे और खुफिया पुलिस के दस्तावेजात एक पेचीदा कार्टोटिकाई कैटलॉग, आर्काइव्स और अंदरूनी पासपोर्टों के निजाम में ये रिकॉर्ड करते थे कि कौन कोलाक था। कोलाक की हैसियत अगली नस्ल को भी मुंतकिल हो गई, जिसके तबाहकुन नताइज निकले। कोलाक बच्चों को कम्युनिस्ट यूथ ग्रुप्स, रेड आर्मी, यूनिवर्सिटियों और बावकार मुलाजमत के शोबों में दाखिले से इनकार कर दिया गया। अपनी 1997 की याददाश्तों में आंटोनाइना गोलोवीना ने याद किया कि कैसे उनके खानदान को उनके आबाई गांव से कोलाक के तौर पर जलावतन किया गया और पेस्टोव शहर में रहने के लिए भेजा गया। उनके नए स्कूल के लड़के उन्हें बाकायदगी से ताने देते थे। एक मौके पर एक सीनियर उस्ताद ने 11 साला एंटोनीना को तमाम बच्चों के सामने खड़ा होने को कहा और बेरहमी से उसे गालियां देना शुरू कर दे, चीखते हुए कहा कि उसकी किस्म के लोग अवाम के दुश्मन बदबख्त कोलाक थे। तुम यकीनन जलावतन होने के मुस्तहिक थे। मुझे उम्मीद है कि तुम सब खत्म हो जाओगे। एंटोनीना ने लिखा कि ये उनकी जिंदगी का फैसला कुन लम्हा था। मुझे अपने पेट में ये एहसास था कि हम कोलाक बाकियों से मुख्तलिफ थे, कि हम मुजरिम थे। वो कभी भी इस पर काबू नहीं पा सके। 10 साला चड़ील हैंसल पैपनहाइमर की तरह 11 साला कोलाक एंटोनीना गोल्वीना ने खुद को इंसानी मैथ मेकर्स की ईजाद करदा और हर जगह मौजूद ब्यूरोक्रेट्स के जरिए नाफिज करदा एक इंटरसब्जेक्टिव जुमरे में पाया। सोवियत ब्यूरोक्रेट्स के जरिए कोलाकों के बारे में जमा की गई मालूमात के पहाड़ उनके बारे में मारूजी सच्चाई नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक नई इंटरसब्जेक्टिव सोवियत हकीकत मुसल्लत कर दी। ये जानना कि कोई कोलाक था एक सोवियत शख्स के बारे में जानने के लिए सबसे अहम चीजों में से एक था, हालांकि ये लेबल मुकम्मल तौर पर जाली था। एक बड़ा खुशहाल सोवियत खानदान, वन बिग हैप्पी सोवियत फैमिली, स्टॉलिन की हुकूमत नजी खानदानी फार्मों को बड़े पैमाने पर खत्म करने से भी ज्यादा मुतवा कानक्शी काम करने वाली थी। उसने खानदान को खुद खत्म करने का अज़्म किया। रोमन शहनशाहों या रूसी जारों के बरअक्स स्टॉलिन ने अपने आप को इंतहाई गहरे इंसानी रिश्तों में भी दाखिल करने की कोशिश की। वालिदैन और बच्चों के दरमियान आ गया। खानदानी ताल्लुकात को बदउनवानी, अदम मसावात और पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की बुनियाद समझा जाता था।
इसलिए सोवियत बच्चों को स्टालिन को अपना हकीकी बाप समझने और अपने हयातियाती वालदैन के खिलाफ रिपोर्ट करने की तालीम दी जाती थी अगर वो स्टालिन या कम्युनिस्ट पार्टी पर तनकीद करते थे। 1932 से शुरू होकर सोवियत प्रोपेगेंडा मशीन ने पाव्लिक मोरोजोव की शख्सियत के गिर्द एक हकीकी कल्ट बना दिया। पाव्लिक मोरोजोव साइबेरिया के ग्रास्मोका गांव का 13 साला लड़का था। 1931 के मौसम खजा में पाव्लक ने खुफिया पुलिस को बताया कि इसका बाप ट्रोफियम, जो गांव सोवियत का चेयरमैन था, कुलाक जलावतनों को जाली कागजात बेच रहा था। उसके बाद होने वाले मुकदमे के दौरान जब ट्रोफियम ने पाव्लक को चीखकर कहा, मैं हूं तुम्हारा बाप, तो लड़के ने जवाब दिया, हाँ वो मेरा बाप हुआ करता था, लेकिन मैं अब उसे अपना बाप नहीं समझता। ट्रोफियम को एक लेबर कैंप भेजा गया और बाद में गोली मार दी गई। सितंबर 1932 में पाव्लक मुर्दा पाया गया और सोवियत हुक्काम ने इसके खानदान के 5 अफराद को गिरफ्तार करके फांसी दे दी, जिन्होंने मुबैना तौर पर उसको उसकी मुखबरी का बदला लेने के लिए कत्ल किया था। असल कहानी कहीं ज्यादा पेचीदा थी, लेकिन सोवियत प्रेस के लिए ये कोई मानी नहीं रखती थी। पाव्लक एक शहीद बन गया और लाखों सोवियत बच्चों को उसकी तकलीद करने की तालीम दी गई। बहुत से बच्चों ने ऐसा किया। मिसाल के तौर पर 1934 में प्रोनिया कोलिबीन नामी 13 साला लड़के ने हुक्काम को बताया कि उसकी भूखी मां ने कोलखोज के खेतों से अनाज चोरी किया। उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया और गालिबन गोली मार दी गई। परोनिया को नकद इनाम और बहुत ज्यादा मुस्बत मीडिया तवज्जो से नवाजा गया। पार्टी के इदारे प्रवदा ने परोनिया की लिखी हुई एक नज्म शाया की। उसकी 2 सतरें ये थीं, तुम एक बिगाड़ने वाली हो, मां बान में अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। स्टालिन के दौर में एक तारीख लतीफा सुनाया जाता था जिसमें खानदान पर सोवियत कंट्रोल की अक्कासी की गई थी। स्टालिन भेस बदल कर एक फैक्ट्री का दौरा करता है और एक मजदूर से बात करते हुए वो उस आदमी से पूछता है, तुम्हारा बाप कौन है? स्टालिन मजदूर जवाब देता है, तुम्हारी मां कौन है? सोवियत यूनियन आदमी जवाब देता है, और तुम क्या बनना चाहते हो? एक यतीम। उस वक्त ये लतीफा सुनाने पर आसानी से आप अपनी आजादी या अपनी जान गुनवा सकते थे, चाहे आपने उसे अपने घर में अपने करीबी खानदानी अफराद को ही क्यों न सुनाया हो। सोवियत वालिदैन ने अपने बच्चों को जो सबसे अहम सबक सिखाया वो पार्टी या स्टालिन से वफादारी नहीं था, ये था अपना मुंह बंद रखो। सोवियत यूनियन में खुली गुफ्तगू करना बहुत कम चीजों में से एक था जो इतना खतरनाक था। पार्टी और चर्च, पार्टी एंड चर्च। आप सोच सकते हैं कि क्या नाजी पार्टी या सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी जैसी जदीद मुतलकुल अनान तंजीमें वाकई क्रिश्चियन चर्चेज जैसी साबका तंजीमों से बहुत मुख्तलिफ थीं। आखिरकार चर्चेज भी अपनी मासूमियत पर यकीन रखते थे, हर जगह मजहबी एजेंट रखते थे और लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को, उनकी खुराक और जिनसी आदात तक कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। क्या हमें कैथोलिक चर्च या ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च को मुतलकुल अनान तंजीमों के तौर पर नहीं देखना चाहिए? और क्या ये इस थेसिस को कमजोर नहीं करता कि मुतलकुल अनानियत सिर्फ जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हुई? ताहम जदीद मुतलकुल अनानियत और प्री मॉडर्न चर्चेस के दरमियान कई बड़े इख्तिलाफात हैं। सबसे पहले, जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, जदीद मुतलकुल अनानियत कई ओवरलैपिंग सर्वेलेंस मैकेनिज्म्स को तयनात करके काम करती है जो एक दूसरे को तरतीब में रखते हैं। पार्टी कभी अकेली नहीं होती, ये एक तरफ रियासती इदारों और दूसरी तरफ खुफिया पुलिस के साथ काम करती है। उसके बरक्स बेशतर कुरूने वस्तातीज की यूरोपीय बादशाहतों में कैथोलिक चर्च एक आजाद इदारा था जो रियासती इदारों को तक़वियत देने के बजाय अक्सर उनसे टकराता था। नतीजतन चर्च शायद यूरोपीय मुतलकुल अनान हुक्मरानों की ताकत पर सबसे अहम रोक था। मिसाल के तौर पर जब 1070 की इन्वेस्टिचर कंट्रोवर्सी में शहनशाह हुनरी चहारुम ने यह दावीज किया कि शहनशाह के तौर पर उन्हें बुश्प, एबट्स और दीगर अहम चर्च हुक्काम की तकर्रुरी पर आखिरी फैसला करने का हक हासिल है, तो पोप ग्रेगोरी हफ्तम ने मुजाहिमत को मुतहर्रिक किया और बिलाखिर शहनशाह को हथियार डालने पर मजबूर किया। 25 जनवरी 1070 को हुनरी कैनोसा किले पहुंचा, जहां पोप ठहरे हुए थे। अपनी इताअत और माजरत पेश करने के लिए पोप ने दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया और हुनरी बर्फ में बाहर नंगे पांव और भूखा इंतजार करता रहा। 3 दिन बाद पोप ने बिलआखिर शहनशाह के लिए दरवाजे खोल दिए, जिसने मुआफी मांगी। एक जदीद मुतलकुल अनान मुल्क में इसी तरह का तसादुम नाकाबिले तसव्वुर है। मुतलकुल अनानियत का पूरा ख्याल इख्तियारात की किसी भी अलहदगी को रोकना है।
सोवियत यूनियन में रियासत और पार्टी एक दूसरे को तक़वियत देते थे और स्टालिन दोनों का दर हकीकत डिफैक्टो सरबराह था। कोई सोवियत इन्वेस्टिचर तनाज़ा नहीं हो सकता था क्योंकि स्टालिन को पार्टी के ओहदों और रियासती कारकर्दगी दोनों पर तमाम तकर्रुरियों पर आखिरी फैसला करने का हक हासिल था। इसने फैसला किया कि जॉर्जिया की कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी कौन होगा और सोवियत यूनियन का वजीर खारजा कौन होगा। एक और अहम फर्क यह है कि कुरून वस्तीज़ के गिरजाघर रिवायती तंजीमें होते थे जो तब्दीली की मुज़ाहमत करते थे, जबकि जदीद मुतलकुल अनान पार्टियां तब्दीली का मुतालबा करने वाली इनकलाबी तंजीमें होती रही हैं। एक प्री मॉडर्न चर्च ने सदियों तक अपनी साख्त और रिवायात को तरक्की देकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत बनाई। इसलिए एक बादशाह या पोप जो मुआशरे में तेजी से इनकलाब लाना चाहता था, उसे चर्च के मेंबरों और आम अकीदतमंदों की सख्त मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ता था। मिसाल के तौर पर 8वीं और 9वीं सदियों में बाज़ंतीनी शहनशाहों की एक सीरीज ने आइकन्स की ताज़ीम को ममनू करार देने की कोशिश की जो उन्हें बुत परस्ती लगती थी। उन्होंने बाइबल में कई इक़्तिबासात की तरफ इशारा किया, खास तौर पर दूसरा हुक्मनामा जो किसी भी कुंदा तस्वीर बनाने से मना करता था, जबकि ईसाई चर्च रिवायती तौर पर दूसरे हुक्मनामे की इस तरह तशरीह करते थे जो आइकन्स की ताज़ीम की इजाज़त देता था। शहनशाह कॉन्स्टेंटीन पांचवां जैसे लोगों ने दलील दी कि ये एक गलती थी और इस्लाम की फौजों के हाथों ईसाई शिकस्त जैसी आफात आइकन्स की इबादत पर खुदा के गजब की वजह से थी। 754 में 300 से ज्यादा बुशपस हिरिया की कौंसिल में जमा हुए ताकि कॉन्स्टेंटीन के आइकोनोक्लास्टिक मौक़िफ़ की हिमायत करें। स्टालिन की कलेक्टिवाइजेशन मुहिम के मुकाबले में ये एक छोटी सी इस्लाह थी। खानदानों और देहातों को अपने आइकन्स तर्क करने की जरूरत थी, लेकिन अपनी निजी जायदाद या अपने बच्चों को नहीं। फिर भी बाज़ंतीनी आइकोनोक्लाज़म को वसी पैमाने पर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। हिरिया की कौंसिल के शुरका के बरअक्स बहुत से आम पादरी, राहिब और अकीदतमंद अपने आइकन से गहरा लगाव रखते थे। नतीजे में होने वाली कशमकश ने बाज़ंतीनी मुआशरे को उस वक्त तक चीर फाड़ दिया जब तक कि शहनशाहों ने शिकस्त तस्लीम नहीं कर ली और अपना रास्ता तब्दील नहीं कर दिया। कॉन्स्टेंटीन वी को बाद में बाज़ंतीनी मुअर्रिखीन ने कॉन्स्टेंटीन द शिटी कुप्रोनिमूस के तौर पर बदनाम किया और उसके बारे में एक कहानी फैलाई गई कि उसने बपतिस्मा के दौरान पाखाना किया। प्री मॉडर्न चर्चिस के बरअक्स जो कई सदियों में आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़े और इसलिए क़दामत पसंद और तेजी से तब्दीलियों के बारे में मशकूक होते थे। नाजी पार्टी और सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी जैसी जदीद मुतलकुल अनान पार्टियां एक ही नस्ल में मुआशरे को तेजी से इनकलाबी बनाने के वादे के गिर्द मुनज़्ज़म हुई। उनके पास सदियों पुरानी रिवायात और ढांचे नहीं थे जिनका दिफा करना होता। जब उनके रहनुमाओं ने मौजूदा रिवायात और ढांचे को तोड़ने का कोई मोहतवाकान खुशी मंसूबा बनाया तो पार्टी मेंबरान आमतौर पर उसकी पैरवी करते थे। शायद सबसे अहम बात यह है कि प्री मॉडर्न चर्चेज मुतलकुल अनान कंट्रोल का जरिया नहीं बन सके क्योंकि वो खुद भी तमाम दीगर प्री मॉडर्न तंजीमों जैसी हुदूद का शिकार थे। अगरचे उनके हर जगह मकामी एजेंट मौजूद थे जिनमें पेरिश पादरी, पैरिश प्रीस्ट्स, राहब और खाना बदोश मुबल्लिगीन शामिल थे, लेकिन मालूमात को मुंतकिल करने और प्रोसेस करने की दुश्वारी का मतलब ये था कि चर्च के रहनुमा दूर दराज की कम्युनिटीज में क्या हो रहा है इसके बारे में बहुत कम जानते थे और मकामी पादरियों को काफी हद तक खुद मुख्तारी हासिल थी। नतीजतन चर्चेज मकामी मामलात होते थे। हर सूबे और गांव के लोग अक्सर मकामी सुन्नतों की ताजीम करते थे, मकामी रिवायात को बरकरार रखते थे, मकामी रसूमात अदा करते थे और यहाँ तक कि उनके पास मकामी नजरियाती ख्यालात भी हो सकते थे जो सरकारी लाइन से मुख्तलिफ थे। अगर रोम में पोप किसी दूर दराज पोलिश पैरिश में एक आज़ाद ख्याल पादरी के बारे में कुछ करना चाहता था तो उसे ग्निज़्नु के आर बुश को एक खत भेजना पड़ता था जिसे मुताल्लिका बुश को हदायत देनी पड़ती थी, जिसे पैरिश में मुदाखलत के लिए किसी को भेजना पड़ता था। इसमें महीने लग सकते थे और आर्क बुश और दीगर दरमियानी लोगों के लिए पोप के अहकामात को दोबारा तशरीह करने या हतीज के गुम करने के काफी मौके होते थे। चर्चेस जदीद दौर के आखिर में ही ज्यादा मुतलकुल अनान इदारे बने जब जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज दस्तयाब हो गईं। हम पोप को कुरून वस्तीज़ के आसार समझते हैं लेकिन दर हकीकत वो जदीद टेक्नोलॉजी के माहिर हैं। 18वीं सदी में पोप का आलमी कैथोलिक चर्च पर बहुत कम कंट्रोल था और वो बोलोगना या फिरारा पर कंट्रोल के लिए दीगर इतालवी ताकतों से लड़ने वाले एक मकामी इतालवी शहजादे की हैसियत तक महदूद था। रेडियो की आमद के साथ पोप सैयारे पर सबसे ताकतवर लोगों में से कुछ बन गए। पोप जॉन पॉल II वेटिकन में बैठकर पोलैंड से फिलिपाइन तक लाखों कैथोलिकों से बराह रास्त बात कर सकते थे।
बगैर किसी आर्क बश्प या पेरिश पादरी के जो इनके अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सके। मालूमात का बहाव HOW इंफॉर्मेशन फ्लोज। हम देखते हैं कि जदीद दौर की नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बड़े पैमाने पर जमहूरियत और बड़े पैमाने पर मुतलकुल अनानियत दोनों को जन्म दिया, लेकिन दोनों निज़ामों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया, इसमें अहम इख्तलाफात थे। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, जमहूरियत मालूमात को सिर्फ मरकज के बजाय कई आज़ाद चैनल्स के जरिए बहने की तरगीब देती है, और ये कई आज़ाद नोड्स को मालूमात पर कार्रवाई करने और खुद फैसला करने की इजाज़त देती है। मालूमात निजी कारोबारों, निजी मीडिया तंजीमों, बलदियात, खेलों की अंजुमनों, खैराती इदारों, खानदानों और अफराद के दरमियान आज़ादाना तौर पर गर्दिश करती है, बगैर किसी सरकारी वजीर के दफ्तर से गुजरे। इसके बरक्स मुतलकुल अनानियत चाहती है कि तमाम मालूमात मरकजी हब से गुजरे और कोई आज़ाद इदारा खुद फैसले न करे। ये सच है कि मुतलकुल अनानियत के पास हुकूमत, पार्टी और खुफिया पुलिस का अपना सफरीकी ऑपरेट्स होता है, लेकिन इस मुतवाज़ी ऑपरेट्स का पूरा मकसद किसी भी आज़ाद ताकत के उभरने को रोकना है जो मरकज को चैलेंज कर सके। जब सरकारी अहलकार, पार्टी मेंबरान और खुफिया पुलिस के एजेंट मुसलसल एक दूसरे पर नजर रखते हैं तो मरकज की मुखालफत करना इंतहाई खतरनाक होता है। मालूमात के नेटवर्क की मुतजाद अक़साम के तौर पर जमहूरियत और मुतलकुल अनानियत दोनों के अपने फ़वाइद और नुकसानात हैं। मरकजी मुतलकुल अनान नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इंतहाई मुनज़्ज़म होता है, जिसका मतलब है कि ये तेजी से फैसले कर सकता है और उन्हें बेरहमी से नाफिज कर सकता है। खास तौर पर जंगों और वबाई अमराज जैसी हंगामी सूरत हाल के दौरान मरकजी नेटवर्क तकसीम शुदा नेटवर्क के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेजी और दूर तक हरकत कर सकते हैं, लेकिन इंतहाई मरकजी मालूमात के नेटवर्क को कई बड़े नुकसानात का भी सामना करना पड़ता है। चूंकि वो मालूमात को सरकारी चैनल्स के अलावा कहीं भी बहने की इजाजत नहीं देते, अगर सरकारी चैनल्स ब्लॉक हो जाएं, तो मालूमात ट्रांसमिशन का कोई मुतबादल जरिया नहीं तलाश कर सकती और सरकारी चैनल्स अक्सर ब्लॉक होते हैं। सरकारी चैनल्स के ब्लॉक होने की एक आम वजह यह है कि खौफजदा मातहत अपने आलीज अफसरान से बुरी खबर छुपाते हैं। जारोस्लाव हाशिक के नावल गुड सोल्जर शवीक, जो पहली आलमी जंग के दौरान ऑस्ट्रो हंगेरियन सल्तनत के बारे में एक तंजिया नावल है, में हाशिक बयान करते हैं कि कैसे ऑस्ट्रिया के हुक्काम शहरी आबादी में गिरते हुए मोराल के बारे में फिक्रमंद थे, इसलिए उन्होंने मकामी पुलिस स्टेशनों को मुखबरों की खिदमात हासिल करने, डेटा जमा करने और आबादी की वफादारी के बारे में हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करने के अहकामात से भर दिया। ज्यादा से ज्यादा साइंसी होने के लिए हेडक्वार्टर ने एक ज़हीन वफादारी ग्रेड इजाद किया। I.A, I.B, I.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, IV.A, IV.B, IV.C। उन्होंने मकामी पुलिस स्टेशनों को हर ग्रेड के बारे में तफसीली वजाहतें और एक सरकारी फॉर्म भेजा जो रोजाना भरना होता था। मुल्क भर के पुलिस सार्जेंट ने ईमानदारी से फॉर्म भरे और उन्हें हेडक्वार्टर को वापस भेज दिया। बगैर किसी इस्तिस्ना के उन सब ने हमेशा I.A मोरल लेवल की इत्तला दी। ऐसा ना करने का मतलब सरजनिश, तंजली या उससे भी बदतर को दावत देना था। सरकारी चैनल्स मालूमात को आगे बढ़ाने में नाकाम होने की एक और आम वजह नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखना है। चूंकि मुतलकुल अनान मालूमात के नेटवर्क का बुनियादी मकसद सच्चाई दरियाफ्त करने के बजाय नज़्मो ज़ब्त पैदा करना है, जब तशवीशनाक मालूमात समाजी नज़्मो ज़ब्त को नुकसान पहुंचाने का खतरा पैदा करती है तो मुतलकुल अनान हुकूमतें अक्सर उसे दबा देती हैं। ऐसा करना उनके लिए निस्बतन आसान होता है क्योंकि वो तमाम मालूमात के चैनल्स को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर जब 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल का जौहरी रिएक्टर फटा तो सोवियत हुक्काम ने इस तबाही की तमाम खबरों को दबा दिया। सोवियत शहरियों और गैर मुल्की दोनों को इस खतरे से बेखबर रखा गया और इस तरह उन्होंने खुद को ताबकारी से बचाने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए। जब चेरनोबिल और करीबी शहर प्रिप्यात में बाज़ सोवियत हुक्काम ने करीबी आबादी के मराकज़ को फौरी तौर पर खाली करने की दरख्वास्त की तो उनके आलीज अफसरान की सबसे बड़ी तशवीशनाक खबरों के फैलाव से बचना थी। लिहाजा उन्होंने न सिर्फ इनखला को मना किया बल्कि फोन लाइनें भी काट दें और जौहरी सहूलत के मुलाजिमीन को तबाही के बारे में बात न करने की वार्निंग दी। मेल्टडाउन के 2 दिन बाद स्वीडिश साइंसदानों ने देखा कि स्वीडन में चेरनोबिल से 1200 किलोमीटर से ज्यादा के फासले पर ताबकारी की सतह गैर मामूली तौर पर ज्यादा थी। मगरिबी हुकूमतों और मगरिबी प्रेस ने खबर ब्रेक करने के बाद ही सोवियतों ने तस्लीम किया कि कुछ गड़बड़ थी।
उसके बावजूद उन्होंने अपने शहरियों से तबाही की मुकम्मल शिद्दत को छुपाना जारी रखा और बैरून मुल्क से मशवरा और मदद तलब करने में हिचकिचाहट महसूस की। यूक्रेन, बेलारूस और रूस में लाखों लोगों ने अपनी सेहत की कीमत चुकाई। जब सोवियत हुक्काम ने बाद में इस तबाही की तहकीकात की तो उनकी तरजीह इल्जाम से बचना थी बजाय उसके कि वजूहात को समझें और मुस्तकबिल के हादिसात को रोकें। 2019 में मैं चेरनोबिल के दौरे पर गया। यूक्रेनी गाइड ने, जिसने जौहरी हादसे की वजूहात बयान की, एक बात कही जो मेरे जहन में रह गई। उसने कहा, अमरीकी इस ख्याल के साथ बड़े होते हैं कि सवालात जवाबात की तरफ ले जाते हैं, लेकिन सोवियत शहरी इस ख्याल के साथ बड़े हुए कि सवालात मुसीबत की तरफ ले जाते हैं। अलामत वाविन। यकीनन जमहूरी ममालिक के रहनुमा भी बुरी खबरें पसंद नहीं करते, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेमोक्रेटिक नेटवर्क में जब मुवासलात की सरकारी लाइनें बंद हो जाती हैं तो मालूमात मुतबादिल चैनल्स के जरिए बहती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई अमरीकी अहलकार सदर को किसी बढ़ती हुई आफत के बारे में बताने से इनकार करता है तो भी वो खबर दी वॉशिंगटन पोस्ट में शाया हो जाएगी, और अगर दी वॉशिंगटन पोस्ट भी जानबूझकर मालूमात को रोके रखती है तो दी वॉल स्ट्रीट जर्नल या दी न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहानी शाया कर देंगे। आजाद मीडिया का कारोबारी मॉडल हमेशा अगली बड़ी खबर की तलाश में इशात की तकरीबन जमानत देता है। जब 28 मार्च 1979 को पेंसिल्वानिया में 3 माइल आइलैंड जौहरी रिएक्टर में एक शदीद हादसा हुआ तो खबर बैनुल अक़वामी मुदाखलत की जरूरत के बगैर तेजी से फैल गई। हादसा सुबह तकरीबन 4:00 बजे शुरू हुआ और सुबह के 6:30 बजे तक उसका पता चल गया। सुबह के 7 बजने में 4 मिनट बाकी बजे सहूलत में इमरजेंसी का ऐलान किया गया और सुबह के 7:02 बजे हादसे की इत्तला पेंसिल्वानिया इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी को दी गई। अगले 1 घंटे के दौरान पेंसिल्वानिया के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और शहरी दिफाई हुक्काम को मुत्तला किया गया। सुबह दिन के 10 बजे एक सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल था, ताहम हैर्सबर्ग के एक मकामी रेडियो स्टेशन के ट्रैफिक रिपोर्टर ने वाकयात के बारे में पुलिस नोट्स हासिल किया और स्टेशन ने सुबह 8:25 बजे एक मुख्तसर रिपोर्ट नशर की। यूएसएसआर में एक आजाद रेडियो स्टेशन की ऐसी पहल नाकाबिले तसव्वुर थी, लेकिन अमेरिका में ये गैर मामूली नहीं थी। सुबह के 9 बजे तक एसोसिएटेड प्रेस ने एक बुलेटिन जारी कर दिया। अगरचे मुकम्मल तफसीलात सामने आने में कई दिन लगे, लेकिन अमरीकी शहरियों को हादसे का पता पहली बार नोट्स किए जाने के 2 घंटे बाद चल गया। हुकूमत की एजेंसियों, एनजीओज, माहिरीन तालीम और प्रेस की बात की तहकीकात ने न सिर्फ हादसे की फौरी वजूहात बल्कि उसकी गहरी साख्ती वजूहात का भी इंकिशाफ किया, जिससे दुनिया भर में जौहरी टेक्नोलॉजी की हिफाजत को बेहतर बनाने में मदद मिली। दर हकीकत 3 माइल आइलैंड के कुछ असबाक जो सोवियतों के साथ भी खुले आम शेयर किए गए थे ने चेरनोबिल की तबाही को कम करने में अहम किरदार अदा किया। कोई कामिल नहीं, नोबडीज परफेक्ट। मुतलकुल अन्नान और आमराना नेटवर्कों को बंद शरियानों के अलावा भी दीगर मसाइल का सामना होता है। सबसे पहले और अहम बात यह है कि जैसा कि हम पहले ही तय कर चुके हैं, उनके सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म बहुत कमजोर होते हैं। चूंकि वो समझते हैं कि वो मासूम हैं, इसलिए उन्हें ऐसे मैकेनिज्म की बहुत कम जरूरत महसूस होती है, और चूंकि वो किसी भी आजाद इदारे से खौफजदा होते हैं जो उन्हें चैलेंज कर सकता है, इसलिए उनके पास आजाद अदालतें, मीडिया आउटलेट्स या तहकीकी मराकिज नहीं होते। नतीजतन रोजमर्रा की ताकत के गलत इस्तेमाल को बेनकाब करने और दुरुस्त करने वाला कोई नहीं होता, जो तमाम हुकूमतों की खसूसियत है। रहनुमा कभी कभार इंसदाद बदउनवानी मुहिम का ऐलान कर सकता है, लेकिन गैर जमहूरी निज़ामों में ये अक्सर एक हुकूमती धड़े के दूसरे धड़े को खत्म करने के लिए एक स्मोक स्क्रीन से ज्यादा कुछ साबित नहीं होती। और क्या होता है अगर खुद रहनुमा अवामी फंड्स गबन करता है या कोई तबाहकिन पॉलिसी की गलती करता है? कोई भी रहनुमा को चैलेंज नहीं कर सकता, और अपनी पहल पर रहनुमा इंसान होने की वजह से कोई भी गलती तस्लीम करने से इनकार कर सकता है। उसके बजाय वो तमाम मसाइल का इल्जाम गैर मुल्की दुश्मनों, अंदरूनी गद्दारों या बदउनवान मातहतों पर आयद करने का इम्कान रखता है और मुबैना बदकिरदारों से निमटने के लिए मजीद ताकत का मुतालबा करता है। मिसाल के तौर पर हमने पिछले बाब में जिक्र किया था कि स्टॉलिन ने लाइसिनक्विज्म के जाली नजरिए को इर्तिका पर रियासती नजरिए के तौर पर अपनाया। इसके नताइज तबाहकुन थे। डारोनियन मॉडल्स को नजरअंदाज करना और लाइसिनक्विस्ट इकोनॉमिस्ट्स की जानिब से सुपर क्रॉप्स बनाने की कोशिशों ने सोवियत जीनियाती तहकीक को दहाइयों तक पीछे धकेल दिया और सोवियत ज़राअत को कमजोर किया।
सोवियत माहिरीन जिन्होंने लाइसियन क्विज्म को तर्क करने और डार्विनिज्म को कबूल करने की तजवीज दी थी, उन्हें गोलाग या सर में गोली लगने का खतरा था। लाइसियन क्विज्म की विरासत ने सोवियत साइंस और ज़री इल्म को दिहाइयों तक परेशान किया, और यही एक वजह थी कि 1970 की दिहाई के अवाइल तक यूएसएसआर अनाज का एक बड़ा बरामद कुनिंदा नहीं रहा बल्कि एक नेट इंपोर्टर बन गया, अपनी वसी ज़रखेज़ जमीनों के बावजूद। इसी तरह की हरकियात ने सरगर्मी के कई दूसरे शोबों को भी मुतासिर किया। मिसाल के तौर पर 1930 की दिहाई के दौरान सोवियत सनत को मुतअद्दिद हादिसात का सामना करना पड़ा। उसकी बड़ी वजह मास्को में सोवियत हुक्मरान थे, जिन्होंने सनती तरक्की के लिए तकरीबन नामुमकिन अहदाफ मुकर्रर किए थे और उन्हें हासिल करने में किसी भी नाकामी को गद्दारी समझते थे। महत्वाकांक्षी अहदाफ को पूरा करने की कोशिश में हिफाजती इक़दामात और क्वालिटी कंट्रोल चेक को तर्क कर दिया गया, और ऐसे माहिरीन जिन्होंने एहतियात बरतने का मशवरा दिया था, उन्हें अक्सर सरजनिश की जाती थी या गोली मार दी जाती थी। नतीजा सनती हादिसात, गैर फ़आल मसनूआत और ज़ाया-शुदा कोशिशों की एक लहर थी। जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय मास्को ने ये नतीजा अखज़ किया कि ये ट्रोट्स्काइट इंपीरियलिस्ट कंस्पिरेसी के तखरीबकारों और दहशतगर्दों का काम होना चाहिए, जो सोवियत मंसूबे को पटड़ी से उतारने पर तले हुए थे। सुस्त रवि इख्तियार करने और हिफाजती कवायद व ज़वाबित अपनाने के बजाय हुक्मरानों ने दहशत को दोगुना कर दिया और मजीद लोगों को गोली मार दी। एक मशहूर मिसाल पावल रिचागोव का मामला था। वो बेहतरीन और बहादुर सोवियत पायलटों में से एक था, जिसने हस्पानवी खाना जंगी में रिपब्लिकन्स की मदद के लिए और जापानी हमले के खिलाफ चीनियों की मदद के लिए मिशन की क़यादत की। वो तेजी से ओहदों पर तरक्की करता चला गया। अगस्त 1940 में 29 साल की उम्र में सोवियत फ़ज़ाइया का कमांडर बन गया। लेकिन वही हिम्मत जिसने रिकागोव को स्पेन में नाजी तैयारे मार गिराने में मदद की, उसे मास्को में गहरी मुश्किल में डाल दिया। सोवियत फ़ज़ाइया को मुतअद्दिद हादसात का सामना करना पड़ा, जिनका पोल्ट ब्यूरो ने नज़्म ज़ब्त की कमी और सोवियत मुखालिफ साजिशों की जानिब से जानबूझकर तखरीबकारी को करार दिया। ताहम रिकागोव ने इस सरकारी लाइन को नहीं माना। एक मुहाजी पायलट के तौर पर वो हकीकत जानता था। उसने स्टॉलन को साफ तौर पर बताया कि पायलटों को जल्दबाजी में डिजाइन किए गए और नाकिस तैयार करदा तैयारों को चलाने पर मजबूर किया जा रहा था, जिन्हें उसने उड़ने वाले ताबूत से तशबीह दी। हिटलर के सोवियत यूनियन पर हमला करने के 2 दिन बाद जब रेड आर्मी तबाह हो रही थी और स्टॉलन बेताबी से कुर्बानी के बकरों की तलाश में था, रिकागोव को सोवियत मुखालिफ साजिशी तंजीम का रुकन होने और रीड आर्मी की ताकत को कमजोर करने के मकसद से दुश्मन का काम करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उस पर इल्जाम था कि वो उसके अस्करी साजिशकारों के साथ ट्रॉट्स्की नवाज ताल्लुकात के बारे में जानती थी। उन्हें 28 अक्टूबर 1941 को फांसी दे दी गई। सोवियत फौजी कोशिशों को तबाह करने वाला असल तखरीबकार यकीनन रिकागोव नहीं था, बल्कि खुद स्टॉलिन था। कई सालों से स्टॉलिन को डर था कि नाजी जर्मनी के साथ मौत की हद तक तसादुम का इम्कान है, और उसकी तैयारी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जंगी मशीन बनाई। लेकिन उसने उस मशीन को सिफारती और नफ्सियाती दोनों सतहों पर माजूर कर दिया। सिफारती सतह पर 1939-41 में स्टॉलिन ने यह जवारी खेला कि वो सरमायादारों को आपस में लड़ने और एक दूसरे को थका देने पर उकसा सकता है, जबकि यूएसएसआर अपनी ताकत को परवान चढ़ाता और बढ़ाता रहेगा। इसलिए उसने 1939 में हिटलर के साथ एक मुआहदा किया और जर्मनों को पोलैंड और मगरबी यूरोप का बेशतर हिस्सा फतह करने की इजाजत दी, जबकि यूएसएसआर ने अपने तकरीबन तमाम पड़ोसियों पर हमला किया या उन्हें अलग थलग कर दिया। 1939-40 में सोवियतों ने मशरकी पोलैंड पर हमला किया और कब्जा कर लिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया को जम कर लिया और फिनलैंड और रोमानिया के कुछ हिस्सों को फतह किया। फिनलैंड और रोमानिया, जो यूएसएसआर के अतराफ में गैर जानिबदार बफर के तौर पर काम कर सकते थे, नतीजतन नाकाबिले मुसालिहत दुश्मन बन गए। यहां तक कि 1941 के मौसम बहार में भी स्टॉलिन ने बर्तानिया के साथ एक प्रीएम्प्टिव अलायंस बनाने से इनकार कर दिया और यूगोस्लाविया और यूनान की नाजी फतह में रुकावट डालने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। इस तरह यूरोपी बरे-आज़म पर अपने आखिरी मुमकिना इत्तेहादियों को खो दिया। जब हिटलर ने जून 22, 1941 को हमला किया तो यूएसएसआर अलग थलग था। नजरियाती तौर पर स्टॉलिन की बनाई हुई जंगी मशीन नाजी हमले को तन्हाई में भी संभाल सकती थी।
1939 से फतह शुदा इलाकों ने सोवियत दिफा को गहराई फराहम की और सोवियत फौजी बर्तरी जबरदस्त नजर आती थी। हमले के पहले दिन सोवियतों के पास यूरोपी महाज पर 15,000 टैंक, 15,000 जंगी तैयारे और 37,000 तोपखाने थे, जबकि 300 जर्मन टैंक, 250 जंगी तैयारे और 146 बंदूकें थीं। लेकिन तारीख की सबसे बड़ी फौजी तबाहकारियों में से एक माह के अंदर सोवियतों ने 700 टैंक 78%, 10,000 जंगी तैयारे 67% और 19,000 तोपखाने 51% खो दिए। स्टॉलिन ने 1939-40 में फतह किए गए तमाम इलाके और सोवियत मरकज का बेशतर हिस्सा भी खो दिया। जुलाई 16 तक जर्मन स्मोलेंस्क में थे, जो मास्को से 370 किलोमीटर दूर था। 1941 से इस तबाही की वजूहात पर बहस होती रही है, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक अहम उनसर स्टॉलिनिज्म के नफ्सियाती अखराजात थे। कई सालों से हुकूमत ने अपने लोगों को दहशत ज़दा किया, पहल और इनफरादियत को सजा दी और इताअत गुजारी और मुताबिकत को फरोग दिया। उसने फौजियों की हौसला अफजाई को कमजोर किया। खास तौर पर जंग के पहले महीनों में नाजी हुक्मरानी की होलनाकियों का मुकम्मल एहसास होने से पहले रेड आर्मी के फौजियों ने बड़ी तादाद में हथियार डाल दिए। 1941 के आखिर तक 3 से 4 मिलियन कैदी बनाए गए, यहां तक कि जब वो सख्ती से लड़े, रेड आर्मी की यूनिट्स को पहल की कमी का सामना करना पड़ा। वो अफसरान जो परजिश से बच गए थे, वो आजादाना कार्रवाइयां करने से खौफजदा थे, जबकि नौजवान अफसरान को अक्सर मुनासिब तरबियत की कमी थी। अक्सर मालूमात से महरूम और नाकामियों के लिए कुर्बानी का बकरा बनाए जाने के अलावा कमांडरों को पॉलिटिकल कमिश्नर से भी निमटना पड़ता था, जो उनके फैसलों पर एतराज कर सकते थे। सबसे महफूज तरीका ये था कि ऊपर से अहकामात का इंतजार किया जाए और फिर गुलामाना तरीके से उनकी पैरवी की जाए, चाहे उनका फौजी लिहाज से कितना ही कम माना हो। 1941 और 1942 के मौसम बहार और मौसम गर्मा की आफात के बावजूद सोवियत रियासत इस तरह मुनहदिम नहीं हुई जिस तरह हिटलर को उम्मीद थी। जब रीड आर्मी और सोवियत क़यादत ने जद्दोजहद के पहले साल से हासिल करदा असबाब को समझा, तो मास्को में सियासी मरकज ने अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। सियासी कमिसारों की ताकत महदूद कर दी गई, जबकि पेशावर अफसरान को ज्यादा जिम्मेदारी संभालने और मजीद पहल करने की तरगीब दी गई। स्टालिन ने 1939-41 की अपनी जियोपॉलिटिकल गलतियों को भी पलट दिया और यूएसएसआर को बरतानिया और अमेरिका के साथ इत्तेहादी बना लिया। रेड आर्मी की पहल, मगरबी मदद और इस बात का एहसास कि नाजी हुक्मरानी यूएसएसआर के लोगों के लिए क्या माना रखती थी, जंग का रुख बदल दिया। ताहम 1945 में फतह हासिल होने के बाद स्टालिन ने दहशत की नई लहरें शुरू की, मजीद आजाद ख्याल अफसरान और अहलकारों को पाक किया और एक बार फिर आंधी इताअत की हौसला अफजाई की। सितम ज़रीफी यह है कि 8 साल बाद स्टालिन की अपनी मौत जुज़वी तौर पर एक ऐसे इंफॉर्मेशन नेटवर्क का नतीजा थी जिसने नज़्म ज़ब्त को तरजीह दी और सच्चाई को नजरअंदाज किया। 1951-53 में यूएसएसआर को एक और चड़ीलों के शिकार का सामना करना पड़ा। सोवियत मैथ मेकर्स ने एक साजिशी नजरिया घड़ा कि यहूदी डॉक्टर हुकूमती आलीज़ अराकीन को तिब्बी देखभाल देने के बहाने मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल कर रहे थे। इस नजरिए में इल्जाम लगाया गया कि डॉक्टर एक आलमी अमरीकी सेहूनी साजिश के एजेंट थे जो खुफिया पुलिस के गद्दारों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। 1953 के अवाइल तक सैकड़ों डॉक्टरों और खुफिया पुलिस के अहलकारों बशमूल खुफिया पुलिस के सरबराह को खुद गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और साथियों का नाम लेने पर मजबूर किया गया। साजिशी नजरिया। प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायोन। प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायोन पर एक सोवियत मोड़ पुरानी ब्लड लाइबल के इल्जामात के साथ जम हो गया और ये अफवाहें फैलना शुरू हो गईं कि यहूदी डॉक्टर न सिर्फ सोवियत रहनुमाओं को कत्ल कर रहे थे बल्कि अस्पतालों में बच्चों को भी मार रहे थे। चूंकि सोवियत डॉक्टरों की एक बड़ी तादाद यहूदी थी, लोग आमतौर पर डॉक्टरों से डरने लगे। जैसे ही डॉक्टरों की साजिश के बारे में हज़ियान अपने उरूज पर पहुंच रहा था, 1 मार्च 1953 को स्टालिन को फॉलेज का दौरा पड़ा। वो अपने दच्छा में गिरा, खुद को गीला कर लिया और कई घंटों तक अपनी मेली पाजामे में पड़ा रहा, मदद के लिए पुकारने से कासिर। रात तकरीबन दिन के 10:30 बजे एक गार्ड ने दुनिया के कम्युनिज्म के अंदरूनी मुकद्दस मकाम में दाखिल होने की हिम्मत की, जहां उसने रहनुमा को फर्श पर पाया। 2 मार्च की सुबह के 3 बजे तक पोलिट ब्यूरो के अरकान दचा पहुंच गए और बहस करने लगे कि क्या करना है। कई मजीद घंटों तक किसी ने डॉक्टर को बुलाने की हिम्मत नहीं की। क्या होगा अगर स्टालिन को होश आ जाए?
और सिर्फ एक डॉक्टर को अपने बिस्तर पर मंडलाते हुए देखे, वो यकीनन सोचेगा कि ये इसे कत्ल करने की साजिश थी और जिम्मेदारों को गोली मार देगा। स्टॉलिन का जाती मुआलिज मौजूद नहीं था क्योंकि वो उस वक्त लोबियानका जेल के तहखाने की एक कोठरी में था। स्टॉलिन को मजीद आराम की जरूरत का मशवरा देने पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। जब तक पॉलिट ब्यूरो के अरकान ने तिब्बी माहिरीन को बुलाने का फैसला किया, खतरा गुजर चुका था। स्टॉलिन कभी नहीं जागा। आप आफात की इस फहरिस्त से ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि स्टॉलिन का निज़ाम मुकम्मल तौर पर गैर फ़आल था। सच्चाई को बेरहमी से नज़रअंदाज करने की वजह से उसने न सिर्फ करोड़ों लोगों को खौफनाक तकालीफ पहुंचाए, बल्कि उसने बहुत बड़ी सिफारती, फौजी और इक्तिसादी गलतियां भी की और अपने ही रहनुमाओं को निगल लिया। ताहम ऐसा नतीजा गुमराहकुन होगा। दूसरी आलमी जंग के इब्तदाई मरहले में स्टॉलिनिज्म की खौफनाक नाकामी की बहस में दो नुकात इस बयानिए को पेचीदा बनाते हैं। पहला, फ्रांस, नॉर्वे और नीदरलैंड्स जैसे जमहूरी मुमालिक ने इस वक्त यूएसएसआर जैसी बड़ी सिफारती गलतियां की और उनकी फौजों ने इससे भी बदतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। दूसरा, वो फौजी मशीन जिसने रीड आर्मी, फ्रांसीसी फौज, डच फौज और मुतअद्दिद दीगर फौजों को कुचल दिया, वो खुद एक मुतलकुल अनान हुकूमत ने बनाई थी। लिहाजा जो भी नतीजा हम 1939 से 41 के सालों से निकालते हैं, वो ये नहीं हो सकता कि मुतलकुल अनान नेटवर्क लाजमी तौर पर जमहूरी नेटवर्क से बदतर काम करते हैं। स्टॉलिनिज्म की तारीख मुतलकुल अनान मालूमात के नेटवर्क के कई मुमकिना नुकसानात को जाहिर करती है, लेकिन इससे हमें उनके मुमकिना फवायद से अंधा नहीं होना चाहिए। जब दूसरी आलमी जंग की वसी तारीख और उसके नताइज पर गौर किया जाए तो ये वाज़ेह हो जाता है कि स्टॉलिनिज्म दरहकीकत अब तक के सबसे कामयाब सियासी निज़ामों में से एक था। अगर हम कामयाबी की तारीफ खालिसतन नज़्मो ज़ब्त और ताकत के लिहाज से करें और अखलाकियात और इंसानी फलाह व बहबूद के तमाम पहलुओं को नज़रअंदाज कर दें, अपनी मुकम्मल बेरहमी और सच्चाई के तई बेहिसी के बावजूद, या शायद उसी की वजह से, स्टॉलिनिज्म बड़े पैमाने पर नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखने में मुनफरिद तौर पर मुअस्सर था। जाली खबरों और साजिशी नजरियात की मुसलसल बमबारी ने लाखों लोगों को काबू में रखने में मदद की। सोवियत ज़रात की कलेक्टिवाइजेशन ने बड़े पैमाने पर गुलामी और भूख को जन्म दिया, लेकिन मुल्क की तेजी से सनती तरक्की की बुनियादें भी रखें। सोवियत का क्वालिटी कंट्रोल को नजरअंदाज करना शायद उड़ने वाले ताबूतों फ्लाइंग कॉफिन्स का बायस बना, लेकिन उसने उन्हें दसियों हजार की तादाद में तैयार किया, जिससे उन्होंने मिकदार में इस कमी को पूरा किया जो उन्हें मेयार में दरकार थी। अजीम दहशतगर्दी ग्रेट टेरर के दौरान रेड आर्मी के अफसरों की तबाही 1941 में फौज की खराब कारकर्दगी की एक बड़ी वजह थी, लेकिन ये भी एक अहम वजह थी कि खौफनाक शिकस्तों के बावजूद किसी ने स्टॉलिन के खिलाफ बगावत नहीं की। सोवियत फौजी मशीन अपने ही फौजियों को दुश्मन के साथ कुचलने पर माइल थी, लेकिन बिलाखिर ये फतह की तरफ बढ़ी। 1940 की दिहाई और 1950 की दिहाई के अवाइल में दुनिया भर में बहुत से लोग समझते थे कि स्टॉलिनिज्म मुस्तकबिल की लहर है। आखिरकार उसने दूसरी आलमी जंग जीती थी, रेखस्टॉक पर सुर्ख परचम लहराया था, वस्ती यूरोप से बहरुल काहिल तक फैली हुई एक सल्तनत पर हुक्मरानी की थी, दुनिया भर में नौआबादियाती मुखालिफ जद्दोजहद को हुआ दी थी और मुतअद्दिद कॉपीकैट हुकूमतों को मुतासिर किया था। उसने मगरिबी जमहूरियतों के सरकर्दा फनकारों और मुफक्किरीन में भी मद्दाह हासिल किए, जो यकीन रखते थे कि गुलागों और पाकसाजी के बारे में मुबहम अफवाहों के बावजूद स्टॉलिनिज्म सरमायादाराना इस्तेसाल को ख़त्म करने और एक मुकम्मल तौर पर मुनसिफाना मुआशरा बनाने के लिए इंसानियत का बेहतरीन मौका था। इस तरह स्टॉलिनिज्म आलमी तसल्लुत के करीब पहुंच गया। ये फर्ज करना नादानी होगी कि सच्चाई को नजरअंदाज करने की वजह से ये नाकामी का शिकार हुआ या उसका हतमी इन्हिदाम इस बात की जमानत देता है कि ऐसा निजाम दोबारा कभी नहीं उठ सकता। मालूमात के निजाम सिर्फ थोड़ी सच्चाई और बहुत ज्यादा नज़्म ज़ब्त के साथ दूर तक पहुंच सकते हैं। जो भी स्टॉलिनिज्म जैसे निजामों के इखलाकी अखराजात से नफरत करता है, वो उन्हें पटड़ी से उतारने के लिए उनकी मुबैयना गैर मुअस्सरियत पर भरोसा नहीं कर सकता। तकनीकी पेंडुलम, द टेक्नोलॉजिकल पेंडुलम। जब हम जमहूरियत और मुतलकुल अनानियत को मालूमात के नेटवर्क्स की मुख्तलिफ इकसाम के तौर पर देखना सीख जाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो बाज अदवार में क्यों फलते फूलते हैं और दूसरों में गैर हाजिर होते हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग बाज सियासी नजरियात पर यकीन हासिल करते या खो देते हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में इनकलाबात की वजह से भी है। यकीनन जिस तरह प्रिंटिंग प्रेस ने चुड़ैलों के शिकार या साइंसी इनकलाब को जन्म नहीं दिया, इसी तरह रेडियो ने ना तो स्टॉलिनिस्ट मुतलकुल अनानियत को जन्म दिया
और ना ही अमरीकी जमहूरियत को। टेक्नोलॉजी सिर्फ नए मौके पैदा करती है, ये हम पर मुनहसर है कि हम कौन से मौके हासिल करने का फैसला करते हैं। मुतलकुल अनान हुकूमतें जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मालूमात के बहाव को मरकजी बनाने और नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए सच्चाई को दबाने का इंतखाब करती हैं। नतीजे के तौर पर उन्हें जमूत के खतरे से लड़ना पड़ता है। जब ज्यादा से ज्यादा मालूमात सिर्फ एक जगह पर बहती है तो क्या उसके नतीजे में मौसर कंट्रोल होगा या बंद शरियाने और बिल आखिर दिल का दौरा। जमहूरी हुकूमतें जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मजीद इदारों और अफराद के दरमियान मालूमात के बहाव को तकसीम करने और सच्चाई की आज़ादाना तलाश की हौसला अफजाई करने का इंतखाब करती हैं। नतीजे के तौर पर उन्हें टूट फूट के खतरे से लड़ना पड़ता है। एक ऐसे निज़ाम शमसी की तरह जिसमें ज्यादा से ज्यादा सैयारे तेजी से गर्दिश कर रहे हों, क्या मरकज अब भी बरकरार रह सकता है या चीजें बिखर जाएंगी और अनारकी गालिब आ जाएगी। मुख्तलिफ हिकमत अमलियों की एक मिसाली मिसाल 1960 की दिहाई में मगरबी जमहूरियतों और सोवियत ब्लॉक की मुतज़ाद तारीखों में पाई जा सकती है। ये एक ऐसा दौर था जब मगरबी जमहूरियतों ने सेंसरशिप और मुख्तलिफ इम्तियाजी पॉलिसियों में नरमी की, जिसने मालूमात के आज़ाद फैलाव को रोका था। इससे पहले से पसमानदा गिरोहों के लिए मुनज़्ज़म होना, अवामी गुफ्तगू में शामिल होना और सियासी मुतालिबात करना आसान हो गया। सरगर्मी की इस लहर ने समाजी नज़्म को गैर मुस्तहकम कर दिया। अब तक जब महदूद तादाद में अमीर सफेद फाम मर्द तकरीबन तमाम गुफ्तगू करते थे तो मुआहिदों तक पहुंचना निस्बतन आसान था। जब गरीब लोगों, खवातीन, लेफ्टिनेंट जनरल BTQ, LGBTQ लोगों, नस्ली अक़लियतों, माजूर अफराद और दीगर तारीखी तौर पर मजलूम ग्रोहों को आवाज मिली तो वो अपने साथ नए ख्यालात, आरा और मफादात लेकर आए। नतीजे के तौर पर बहुत से पुराने जेंटलमैनली मुआहिदे नाकाबिले अमल हो गए। मिसाल के तौर पर जिम क्रो अलहदगी का निज़ाम, जिसे अमरीका में जमहूरी और रिपब्लिकन दोनों इंतजामिया की नस्लों ने बरकरार रखा या कम अज कम बर्दाश्त किया, बिखर गया। ऐसी चीजें जो मुकद्दस, खुद वाज़ेह और आलमी सतह पर कबूल शुदा समझी जाती थीं, जैसे जेंडर रोल्स, गहरी मुतनाज़ा बन गईं और नए मुआहिदों तक पहुंचना मुश्किल था क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स, नुक्ता नज़र और मफादात को मद्देनजर रखना था। महज एक मुनज़्ज़म गुफ्तगू करना एक चैलेंज था क्योंकि लोग बहस के उसूलों पर भी मुत्तफिक नहीं हो सकते थे। इससे पुराने गार्ड और नए बाख्तियार अफराद दोनों में बहुत ज्यादा मायूसी हुई, जिन्हें शक था कि उनकी नई आज़ादी इजहार खोखली है और उनके सियासी मुतालिबात पूरे नहीं हुए। अल्फाज से मायूस होकर कुछ ने हथियारों का रुख किया। कई मगरबी जमहूरियतों में 1960 की दिहाई को न सिर्फ बेमिसाल इख्तलाफात बल्कि तशद्दुद में इजाफे से भी नुमायां किया गया। सियासी कत्ल, अगवा, फसादात और दहशतगर्द हमले बढ़े। जॉन F. कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग के कत्ल के बाद होने वाले फसादात और 1968 में मगरबी दुनिया में फैली हुई मुजाहिरों, बगावतों और मुसल्लह झड़पों की लहर सिर्फ चंद मशहूर मिसालें थीं। 1968 में शिकागो या पेरिस की तस्वीर आसानी से ये तासुर दे सकती थीं कि चीजें बिखर रही हैं। जमहूरी नजरियात पर पूरा उतरने और अवामी गुफ्तगू में मजीद लोगों और गिरोहों को शामिल करने का दबाव समाजी नज़म को कमजोर करने और जमहूरियत को नाकाबिले अमल बनाने वाला लग रहा था। इसी दौरान आयरन कर्टन के पीछे की हुकूमतें, जिन्होंने कभी जामियत का वादा नहीं किया था, अवामी गुफ्तगू को दबाती रहीं और मालूमात और ताकत को मरकजी बनाती रहीं, और ये कारगर साबित हुआ। अगरचे उन्हें कुछ मामूली चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे नुमाया 1956 की हंगरी की बगावत और 1968 का प्राग स्प्रिंग था। कम्युनिस्टों ने इन खतरात से तेजी और फैसला कुन तरीके से निपटा। खुद सोवियत मरकज में सब कुछ मुनज़्ज़म था। 20 साल आगे बढ़े और ये सोवियत निज़ाम ही था जो नाकाबिले अमल हो चुका था। रेड स्क्वायर में पोडियम पर मौजूद स्क्लेरोटिक जेरोंटोक्रेट्स एक गैर फाल इंफॉर्मेशन नेटवर्क का बेहतरीन निशान थे, जिसमें कोई बामानी खुद इस्लाही मैकेनिज्म नहीं था। डिकोलोनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तकनीकी तरक्की और बदलते हुए सिनफी किरदारों ने तेजी से इक्तसादी, समाजी और जियो पॉलिटिकल तब्दीलियां लाईं, लेकिन जेरोंटोक्रेट्स मास्को को आने वाली तमाम मालूमात को संभाल नहीं सके, और चूंकि किसी मातहत को ज्यादा पहल करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए पूरा निजाम जमूद का शिकार होकर मुनहदिम हो गया। नाकामियां इक्तिसादी शोबे में सबसे ज्यादा वाज़ेह थीं। हद से ज्यादा मरकजी सोवियत माईशत तेजी से तकनीकी तरक्कियों और सारिफीन की बदलती हुई ख्वाहिशात पर रद्द अमल देने में सुस्त थी।
ऊपर से आने वाले अहकामात की तामील करते हुए सोवियत मईशत, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, लड़ाका तैयारे और बावकार बुनियादी ढांचे के मंसूबे तैयार कर रही थी, लेकिन ये वो चीजें तैयार नहीं कर रही थी जो ज्यादातर लोग दर हकीकत खरीदना चाहते थे। मौसर रेफ्रिजरेटर्स से लेकर पॉप म्यूजिक तक और जदीद फौजी टेक्नोलॉजी में पीछे रह गई थी। इसकी कमजोरियां कहीं भी सेमीकंडक्टर सेक्टर से ज्यादा नुमायां नहीं थीं, जिसमें टेक्नोलॉजी खास तौर पर तेजी से तरक्की कर रही थी। मगरब में सेमीकंडक्टर्स को इंटेल और तोशिबा जैसी मुतअद्दिद निजी कंपनियों के दरमियान खुले मुकाबले के जरिए तैयार किया गया, जिनके अहम गाहक एप्पल और सोनी जैसी दीगर निजी कंपनियां थीं। मुअख्खिर-उज़-ज़िक्र ने माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल सिविलियन गुड्स जैसे मैकिंटॉश ज़ाती कंप्यूटर और वॉकमैन बनाने के लिए किया। सोवियत, अमरीकी और जापानी माइक्रोचिप की पैदावार से कभी मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि जैसा कि अमरीकी इक्तिसादी मौर्रिख क्रिस मिलर ने वजाहत की, सोवियत सेमीकंडक्टर सेक्टर खुफिया, ऊपर से नीचे, फौजी निजामों पर मबनी, तख्लीकी सलाहियतों के लिए बहुत कम गुंजाइश के साथ अहकामात की तकमील करता था। सोवियत ने मगरबी टेक्नोलॉजी चोरी करके और नकल करके इस खला को पर करने की कोशिश की, जिसने सिर्फ इस बात की जमानत दी कि वो हमेशा कई साल पीछे रहे। इस तरह पहला सोवियत ज़ाती कंप्यूटर सिर्फ 1984 में नमूदार हुआ, जब अमेरिका में लोगों के पास पहले ही 11 मिलियन पर कॉन्टिनेंटल थे। मगरबी जमहूरियतों ने न सिर्फ तकनीकी और इक्तिसादी तौर पर आगे बढ़ाया, बल्कि समाजी नज़्म को बरकरार रखने में भी कामयाब रहे। उसके बावजूद, या शायद उसी की वजह से, सियासी गुफ्तगू में शुरका के दायरा को वसी किया। कई रुकावटें आईं, लेकिन अमरीका, जापान और दीगर जमहूरियतों ने एक कहीं ज्यादा मुतहर्रिक और जामे इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया, जिसने टूट फूट के बगैर मजीद नुक्ता नजर के लिए गुंजाइश पैदा की। ये एक ऐसी काबिल जिक्र कामयाबी थी कि बहुत से लोगों ने महसूस किया कि जमहूरियत की मुतलकुल अनानियत पर फतह हतमी थी। इस फतह को अक्सर मालूमात की प्रोसेसिंग में एक बुनियादी फायदे के लिहाज से बयान किया गया है। मुतलकुल अनानियत काम नहीं करती थी, क्योंकि तमाम डेटा को एक मरकजी हब में मरकूज करने और प्रोसेस करने की कोशिश इंतहाई गैर मुअस्सर थी। 21वीं सदी के आगाज में इसके मुताबिक ये लग रहा था कि मुस्तकबिल तकसीम शुदा इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स और जमहूरियत का है।